ओके। हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू आईपीएस। तो उम्मीद करता हूँ बेहतर है सब लोग। जरा मुझको बताएं कौन कौन यहाँ पे जुड़ चुका है हमारे साथ। साहिल, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून साहिल, हेलो। सीयूटी का क्लास डेली होगा, इसके बारे में भी हम बताएंगे कि यहाँ पे सीयूटी का क्लास है, कब कब होगा, डेली होगा कि नहीं होगा। और सबसे पहली तो बात है, सीयूटी के बारे में हम पहले कुछ बात करेंगे। तो जिसने यहाँ पे सीयूटी का जो फॉर्म है वो फिलअप किया है, चाहे वो यूजी का हो स्टूडेंट, चाहे वो पीजी कर रहे हो, तो ये सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, उसमें हर चीज़ यानी कि पार्ट ए की बात करें, चाहे मैं पीजी की बात करूं, चाहे मैं यूजी की बात करूं, हर जगह पूछा जाता है। तो उसकी चीज़ के लिए बेफिक्र रहें। तो फटाफट से पहले ज्वाइन हो जाएं और सेशन को लाइक और शेयर करें, जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे हमारे साथ जुड़ पाए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जो स्टूडेंट की संख्या है वो बहुत ही कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन को शेयर करिए। तो आज से हम यहाँ पे जो सीयूटी का जो सेशन है वो लेने जा रहे हैं, जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये पार्ट सारा का सारा यहाँ पे कवर किया जाएगा, जिसको जनरल टेस्ट नाम से यहाँ पे सीयूटी ने बोला। राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, गुड आफ्टरनून प्रज्ञा, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, बताइए जी। उम्मीद करता हूँ बेहतर है सब लोग। हाँ। तो फिर यहाँ से आज का जो आपका लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होगा, जिसमें मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बात करूंगा। राइट। इस वीक हमने पूरा एक सेशन सीरीज रखा है, 6 लेक्चर्स रखे हैं अलग अलग टॉपिक से। तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ना केवल आप अगर सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी और चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि सीएसआर नेट हो गया, गेट हो गया, एनीथिंग, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सब में सेम एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीयूटी के कुछ फॉर्मेट के बारे में। तो मैं डिटेल फॉर्मेट को डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिटेल में वीडियो, मैंने और शोविक सर ने बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं कि सीयूटी का क्या पैटर्न है, कैसा एग्जाम है, कौन कौन इसको दे सकता है, और कौन कौन सी इसकी साइट है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में हमने चर्चा करी है। लेकिन इसके ऊपर एक ओवरव्यू ले लेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं और कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीयूईटी की जो प्रोसेस है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में। अगर हम बात करें सीयूटी के यूजी के बारे में, सीयूटी यूजी के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आप जरा देखो यहाँ पे जो डेट है ऑनलाइन सबमिशन की एप्लीकेशन की, वो 9 से 13 के बीच का है। तो आई होप आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा, अगर नहीं किया अभी तो आपके पास डेट है, तो उसको फिलअप कर लेना। राइट। उसके बाद लास्ट डेट भी दे रखा है यहाँ पे 12 मार्च, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद सारी की सारी डेटें आपको ये सामने, करेक्शन डेट भी मिलता है आपको, फॉर्म में करेक्शन डेट भी मिलता है, उसके अंदर आपको जो भी आपकी गलतियां मिस्टेक्स हैं आप उसको करेक्ट कर सकते हो। राइट। उसके बाद 30 अप्रैल 2023 को आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा कि किस सिटी में आपका यहाँ पे सेंटर पड़ा है, तो वहाँ पे आपको एग्जाम मिलेगा, देने को मिलेगा। उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड की जो डेट है, दैट इज 2 वीक ऑफ मई, मई के जो 2nd वीक है, वहाँ पे आपको जो एडमिट कार्ड है वहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेने हैं। तो इस तरह से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बाकी जो रेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो आगे आपको एनटीए दे देगा। इसके बाद हम बात करते हैं पीजी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, बहुत से ऐसे भी हैं जो कि पीजी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे बराबर तरीके से। अगर मैं पीजी की बात करूँ, तो पीजी की जो डेट है वो है मार्च 2023, भी एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता है। और एप्लीकेशन आपकी अप्रैल में, टेंटेटिव डेट है कि अप्रैल 2023 में ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट डेट भी अप्रैल में ही समथिंग होगी। तो ये आपका कुछ फॉर्मेट है। तो पीजी का भी एग्जैक्टली आपको डेट नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसा आपका फॉर्मेट रहने वाला है। लेकिन डेट तो आ ही जाएगा, डेट तो आना ही है, लेकिन उसके लिए आपको जो प्रिपरेशन है वो अभी से ले लेनी। अगर मैं पीजी की बात करूँ, तो उसमें आपका जो जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ मिला के 25 मार्क्स का पार्ट ए के नाम से बनता है। उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा अभी डिटेल में। तो ये देखें जरा।
सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे CUET यूजी के बारे में। तो यूजी में कुछ इस तरह से आपके 3 सेक्शंस रहने वाले हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, लाइक दिस। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जिसमें आपको 13 डिफरेंट लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज टेस्ट होगा, 13 डिफरेंट लैंग्वेज टेस्ट होगा, यहाँ पे 20 लैंग्वेज टेस्ट होंगे। और कौन कौन सी लैंग्वेज है आपको नोटिफिकेशन में जाइए, नोटिफिकेशन में सारी की सारी जो लैंग्वेजेस हैं आपको मिल जाएंगी। क्या ऐसा है कि सब की सब लैंग्वेज चूज करनी जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। यानी कि एक तरह से क्या है एक मार्केट है, CUET ने क्या कह रहा है, एक मार्केट आपको दे दिया है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, आपके मन के मुताबिक, आपके मन के मुताबिक आपको चीज़ें चूज करनी है। जो सब्जेक्ट आपको चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में आपको जाना है, वो क्या रिक्वायरमेंट है कोर्सेज का, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करो। फॉर एग्जाम्पल आपको BHU जाना है, ठीक है, BHU के लिए आप भर रहे हो, तो BHU में कौन सा कोर्स आपको देखना है, उनकी जाके साइट पे देखिए। CUET की साइट पर अगर देखोगे आपको डायरेक्टली वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज की लिस्ट दे देगा। जैसे आपने BHU पे क्लिक किया तो वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज वो प्रोवाइड कर रहा है CUET के अंडर, तो आपको दे देगा लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ BSc करना है, फॉर एग्जाम्पल BA BSc करना है, तो उसके लिए आपको रिक्विसाइट जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड है, प्लस क्या उसका सिलेबस है, वो आपको पूरा कंप्लीट दे देगा। उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है कि मैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें चूज करूँ, क्योंकि ये तो आपके लैंग्वेज टेस्ट है। उसके बाद हम करेंगे सेक्शन 2 के बारे में, जिसमें आपको 27 डोमेन स्पेसिफिक, जिसको हम कोर सब्जेक्ट भी बोलते हैं, आपका फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, वो सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपको इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 3, जिसको जनरल टेस्ट बोला गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या जनरल टेस्ट सबको देना ज़रूरी है? सबको देना ज़रूरी नहीं है। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ बोला गया है, जिस जिस यूनिवर्सिटी में, जिस जिस कोर्स में, पर्टिकुलर कोर्स में, वहाँ पे आपको देना है। लेकिन अगर बात करी जाए सेक्शन 1 यानी कि लैंग्वेज वाले सेक्शन की अगर बात करें, तो वहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। अगर मैं बात करता हूँ आपसे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, जहाँ जहाँ 40 क्वेश्चन है पेपर में, तो वहाँ आपको 35 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। लेकिन जहाँ पे पेपर में 50 क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको 45 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं बात करूँ जनरल टेस्ट की, जनरल टेस्ट की मैं बात करूँगा बेसिकली इस चैनल पे, तो जनरल टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका कुछ फॉर्मेट रहता है। अगर मैं बात करता हूँ यूजी के बारे में, CUET यूजी के बारे में, पीजी के बारे में देखिए बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जनरल टेस्ट का जो आपका सिलेबस रहता है वो कुछ ऐसा रहता है। क्या होता है? जनरल नॉलेज आता है, करंट अफेयर आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी, जो रीजनिंग का जो पार्ट है ना सारा का सारा, वो इसमें आ जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक, जो भी आपने अप टू क्लास 8 तक पढ़ रखा है मैथमेटिक्स, वो पूछा जाएगा अगर हम बात करें जनरल टेस्ट का। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग का पार्ट है, ये भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो वही चीज़ है कि 60 में से आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे करने पड़े, तो कुछ ऐसा सिलेबस है। यूजी और पीजी का जो सिलेबस है जनरल टेस्ट का, जनरल एप्टीट्यूड का, वो ऑलमोस्ट सेम, अगर मैं मैथमेटिक्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं पीजी की। तो पीजी में कुछ इस तरह से दिया गया है, देखें जरा, पीजी में कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे पेपर कोर्स, आपको जो भी पेपर देना है उसके कोर्स आपको नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मिल जाएंगे। कि आपको फॉर एग्जांपल आपको इस कोर्ट का कोई पेपर देना है, तो उसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से आपको एग्जाम, कौन कौन से टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ पेपर कोड दिस, देन यू हैव टू अटेम्प्ट पार्ट ए, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें लैंग्वेज टेस्ट होगा, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होगा, वर्बल एबिलिटी होगा। और पार्ट बी में आपके 75 डोमेन नॉलेज क्वेश्चन होंगे, जिसको मैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, राइट। इसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल साइंस, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। बाकी ये जो इतने सारे जो कोर्स हैं, इतने कोर्स वाले जो हमारे पास पेपर हैं, उनके लिए आपका सिलेबस कुछ इस तरह से, जिसके अंदर आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिक स्किल कंप्राइजिंग ऑफ 25 MCQ, यानी कि यहाँ पे 25 MCQ होंगे। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे अगर आप पीजी के लिए ये पेपर दे रहे हो, राइट। वैसे और भी हैं यहाँ पे सारे इसके सारे पेपर कोड्स,
उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, मैथमेटिकल क्वांट्स वगैरह, क्वांटिटी एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट सब जगह पूछा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, वो आप वहाँ पे फिलअप कर सकते हो। ठीक है। अब मेन बात हम करते हैं कि आखिरकार सर सिलेबस क्या, हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बस ये चाहिए होता है कि जो हमें जो सिलेबस है वो क्या करना है, आप मुझे सिलेबस बताओ सीधे से। जो सिलेबस है बच्चों वो कुछ इस तरह का, यानी कि अगर मैं बात करूं कि मैथ्स की या क्वांटिटी एबिलिटी की, तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करना है। ये वही टॉपिक्स हैं, कहीं ना कहीं आपने अपनी 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ रखे होंगे। अगर मैं बात करूं जैसे कि पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पाइप एंड सिस्टम है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, राइट। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, टाइम एंड वर्क, एलिगेशन एंड मिक्सचर, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करवाएंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस टॉपिक को लेंगे आज हम। ये सारे का सारा कंप्लीट सिलेबस है फॉर क्वांटिटेटिव एबिलिटी। अभी लॉजिकल रीजनिंग पे भी आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग का कुछ इस तरह का सिलेबस रहेगा आपका, यानी कि रैंकिंग टेस्ट, अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, इस तरह का आपका पूरा का पूरा रहने वाला। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आपको दिमाग लगाना है, यानी कि इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मेंटल एबिलिटी। आपका जो इमेजिनेशन पावर है, आपकी मेंटल कैलकुलेशन है, मेंटल यानी कि जो आपका जो ब्रेन जैसे फंक्शन करता है, उसके ऊपर सारा का सारा ये आपका सिलेबस रहता है। ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। डीआई भी आता है, डीआई भी पूछा जाता है। तो डीआई के अंदर आपका पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, ये सारे के सारे चार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे कभी ना कभी, पाई चार्ट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। पाई चार्ट क्या होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। लाइन चार्ट के बारे में पढ़ा होगा, लाइन चार्ट इस तरह के। बार चार्ट के बारे में पढ़ा होगा, बार चार्ट ऐसा होता है कुछ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर ही आते हैं, इससे सवाल पूछे जरूर जाते हैं, ये मान के चलें। डीआई से क्वेश्चन हर जगह आता है। टेबुलर चार्ट हो गया आपका, एक टेबल में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा। बस आपको करना क्या है, आपको अपने काम की इन्फॉर्मेशन को चूज करना है, राइट। इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, लाइक बात करते हैं मिक्स ग्राफ की। अभी मिक्स ग्राफ क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है एक ही क्वेश्चन में, सिमिलर क्वेश्चन में आपको एक से ज्यादा चार्ट दे देगा, लाइक बार चार्ट दे रहा है, उसके साथ आपको ग्राफ चार्ट भी दे देगा, बार और ग्राफ एक साथ दे देगा। हो सकता है टेबलर और पाई चार्ट एक साथ दे दे। दीज आर कॉल्ड मिक्स ग्राफ। उसके बाद आपका आता है डेटा सफिशियंसी, यानी कि जो आपको गिवन है क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन में गिवन नॉलेज है, क्या वो सफिशियंट है, क्या वो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सफिशियंट है। अगर है देन द डेटा इज सफिशियंट, अगर नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा नो। इस तरह के क्वेश्चन भी इसी के अंदर आते हैं। ग्राफ नंबर सिस्टम, टेबुलेशन, सेट एंड वेन डायग्राम वगैरह, यानी कि सिलोजिज्म वगैरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि किस किस तरह से आपको पढ़ना है। तो आप एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जाता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो सिलेबस है आपका। दिस इज फॉर क्वांटिटेटिव एबिलिटी, और वी कैन वी कैन से दैट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस ये रहेगा। और इसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपके पास एक जगह लिखा हुआ हो कि क्या क्या पूछा जाता है पेपर में। ठीक है। उसके बाद आपका आता है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। सारे के सारे आपको टॉपिक्स कवर करके जाने पड़ेंगे अगर आप इसका जनरल टेस्ट का जो है वो पेपर देते हैं।
ठीक है, चले अब हम क्या करें, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। बाकी आपको कुछ और जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा कुछ ना कुछ कमेंट कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो उसका आपको तुरंत का तुरंत रेजोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक ना केवल सीयूटी पूछता है, ये आपका हर जगह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक कॉमन है। चाहे आप सीएसआर दो, चाहे टेट दो, चाहे कोई भी बैंकिंग का एग्जाम दो, चाहे एसएससी का एग्जाम दो, हर जगह पूछा जाता है। पॉइंट्स जो सेक्शन है वो हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह आजकल पूछा जा रहा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये टॉपिक्स हर जगह पूछे जा रहे हैं। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो, चाहे सीएसआर नेट दे रहे हो, चाहे आप गेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सीयूईटी है, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर की बात करो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर की बात करो, इसमें एलआईसी वगैरह आपका आ जाएगा एग्ज़ाम्स, और आपका एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, सब जगह आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा, हमेशा हमेशा ये चीज़ हर जगह आपकी रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब बहुत से स्टूडेंट ये मानते हैं कि सर रेशियो और प्रपोर्शन दोनों सेम चीज़ होती हैं। बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर रेशियो और प्रपोर्शन दोनों एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रपोर्शन। जरा देखें, मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूँ रेशियो के बारे में। वी विल टॉक अबाउट रेशियो। अब ये रेशियो क्या होता है आपको पता है, देखें डेफिनेशन से देखें, अ रेशियो इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर a and b written a upon b where b does not equal to 1। यानी कि अगर किसी भी नंबर, जैसे कि दो नंबर के पेयर है a और b, अगर उसको मैं a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकता हूं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूं, देन इट इज कॉल्ड अ रेशियो। किन्हीं भी टू नंबर्स को, यानी कि किसी भी एक नंबर के पेयर को अगर मैं a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी कि एक फ्रैक्शन में लिख सकता हूं, तो उसको बोला जाता है रेशियो। तो सिंपली मैं क्या कहूं, a रेशियो b, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज a अपॉन b। दोनों सेम चीज है, ठीक है, दोनों सेम चीज है। अब जैसे कि b है और a है, इनको कुछ नाम दिया गया है। क्या बोला गया है इसे, एंटीसीडेंट, राइट, और इसे क्या बोला गया है, कॉन्सिक्वेंट। अब नाम दिया गया है, नाम से इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि क्या बोला गया है। कभी ऐसा नाम बोला गया है तो आप समझ जाओगे जो ए है इसके बारे में चर्चा हो रही है, बात हो रही है, राइट। दिस इज रेशियो। अब प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन के बारे में बात कर लेते हैं सर। देखें, अ प्रपोर्शन इज एन इक्वेशन इन विच टू रेशियोज आर सेट इक्वल टू ईच अदर। यानी कि दो रेशियो को अगर मैं इक्वल रख पाता हूं उसको बोला जाता है क्या, प्रपोर्शन। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल रेशियो तो आपने बताया, रेशियो को मैं a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर दो रेशियो को मैं इक्वल रख पा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड प्रपोर्शन। फॉर एग्जांपल a अपॉन b एंड हियर इट इज c अपॉन d। अगर दोनों को मैं इक्वल लिख देता हूं, दैट इज कॉल्ड प्रपोर्शनेट और सिंपली प्रपोर्शन, राइट। तो इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखूं, रेशियो की फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा, a रेशियो b प्रपोर्शनेट c रेशियो d, लाइक दिस। इक्वल टू की जगह यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, डॉट लगा दूंगा इस तरह से। दिस इज कॉल्ड प्रपोर्शन, ठीक है। तो रेशियो इसे बोलते हैं और प्रपोर्शन इसको बोलते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखना, रेशियो इज बेसिकली a अपॉन b फॉर्म एंड प्रपोर्शन इज व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल और इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी बन गई यहाँ से, आपको पता अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी a इंटू डी इज इक्वल टू c इंटू बी, ऐसा होगा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, a और d की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि टू एक्सट्रीम नंबर्स की मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि प्रोडक्ट करूंगा,
वो दो, इनको बोलते हैं मीन, इनको बोलते हैं दो मीन जो नंबर्स हैं। मीन नंबर्स किसे बोलूंगा, बी और सी। इट इज कॉल्ड मीन, यहीं से देख लीजिए, दीज आर कॉल्ड मीन नंबर्स एंड दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम नंबर, जिसको मैं एक्सट्रीमिटीज भी बोलता हूँ। एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है टू एंड पॉइंट्स, राइट। तो यानी कि ए और जो डी का जो प्रोडक्ट है, ए और जो डी का जो प्रोडक्ट है वो बी और सी के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है बात, बताएं। अगर समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक भी करें, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ स्टूडेंट्स कम जुड़े हैं आज, ऐसा पता नहीं क्यों है, बट नोटिफिकेशन तो बराबर गया है स्टूडेंट को। अगर नहीं गया है तो आप सेशन को शेयर कर दीजिए अपने जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, दैट इज प्रपोर्शन। क्रिस्टल क्लियर हो गई बात है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, क्योंकि बहुत छोटा सा स्लाइड सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत बार मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में भी पूछता हूँ स्टूडेंट से, लेकिन वो नहीं बता पाते छोटा सा डिफरेंस, क्योंकि हम सुनते रहते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, हम यही मान के चलते हैं यही रेशियो है यही प्रपोर्शन, बट ऐसा नहीं है। दो रेशियोज को अगर मैं इक्वल रख देता हूँ उसको बोलेंगे प्रपोर्शन, राइट। तो अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम बात कर रहे हैं CUT, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ दीज वैल्यूज, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ दीज वैल्यू। अभी थर्ड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन क्या होते हैं, व्हाट आर दीज। अगर मैं बात करता हूँ मीन प्रपोर्शनल या सिंपली मीन प्रपोर्शन, तो अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई टर्म्स अगर इस फॉर्म में है, अगर दो टर्म्स इस फॉर्म में है, लाइक A रेशियो X प्रपोर्शनेट X रेशियो B, इस फॉर्म में है, तो मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूँ, वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB। यहाँ पे जो x है ना, x डिनोट करता है मीन प्रपोर्शनल को, x डिनोट करता है मीन प्रपोर्शनल। वो एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, फाइंड द मीन प्रपोर्शनल ऑफ 4 and 16। जैसे कि आपको मैंने पीछे अभी बताया था ना कि मीन प्रपोर्शनल क्या है, ये जो बीच की जो वैल्यूज है ना, इन्हीं को तो मीन बोला गया है। अगर b यहाँ पे c के बराबर हो जाए, b अगर c के यहाँ पे बराबर हो जाए, तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मैं मान लेता हूँ x, लेट्स से इट इज x। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ AB। इसको क्या बोला जाता है, मीन प्रपोर्शनल, दिस इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शनल। तो इस बात का ध्यान रखना मीन प्रपोर्शनल क्या होता है। क्लियर हो गई बात, इट इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शनल। चलिए अभी बहुत ही बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो आगे हम बात करें, अगर 4 और 16 का अगर पूछेगा क्वेश्चन में, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 16, तो आप सिंपली क्या करोगे, एक ही जगह 4 रखें, रेशियो x प्रोपोर्शनल टू x रेशियो 16, लाइक दिस। इसको हम लिखते तो ऐसे हैं, लेकिन अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, आप करोगे x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 16 इज 4 into 16, यानी कि अंडर रूट ऑफ 64, यानी कि 8। 8 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 16। इतनी सी बात है। और अगर इस फॉर्म में लिखना है आपको तो ऐसे आप लिख सकते हो, 4 रेशियो x प्रोपोर्शनल टू x रेशियो 16, दिस इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लो आप, ठीक है। नहीं तो फिर एग्जाम में आपको याद आएगा कि ऐसा ऐसा मैंने बताया था, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या हो, फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। मीन प्रोपोर्शनल का जो फॉर्म होता है कुछ इस तरह का, तो आंसर विल बी 8। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कोई बताएगा कि व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, क्या कर लें, चलिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ, 9 and 9, ठीक है। 9 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल बताएं, मीन प्रोपोर्शनल, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 9। सबसे पहली बात आप इसको क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज दिस, ऐसे लिख सकते हो, जनरल फॉर्म तो आपका ये रहता है। लेकिन अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया है क्वेश्चन में, तो 9 into 9 हो जाएगा ये, यानी कि x विल बी 9, द मीन प्रोपोर्शनल विल बी 9। अगर दोनों वैल्यू सेम हो, अगर आपका a और b दोनों सेम हो,
तो मीन प्रोपोर्शनल वही वैल्यू बन जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे ए और बी दोनों सेम है तो वही आपका मीन प्रोपोर्शनल बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शनल की। जैसा इसका नाम है वैसा ये होता है। व्हाट इज थर्ड प्रोपोर्शनल? लाइक दो नंबर है ए और बी, उसका मुझको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो एक्स, जहाँ पे एक्स है आपका थर्ड प्रोपोर्शन, एक्स इज कॉल्ड थर्ड प्रपोर्शन, राइट। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, आप इसको लिख सकते हो ना, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स, ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा आपका, x विल बी बी स्क्वायर अपॉन ए, x विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, लाइक दिस। तो x का वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए आ गया, तो थर्ड प्रोपोर्शन यही कहलाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 12, 4 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन बताएं, तो आप क्या करोगे, आप इसको डायरेक्टली कहोगे दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो जस्ट स्क्वायर बी एंड डिवाइडेड बाय 4, तो दिस विल बी 144 अपॉन 4, यानी कि 36। ठीक है, तो 36 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम में, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दीज टू वैल्यूज। बिल्कुल बच्चों ऐसा सवाल, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप छोड़ दोगे उसको, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसको जनरल फॉर्म जो है आपका वो कुछ ऐसा दिखता है, यानी कि जो आपकी जो मीन वैल्यू होती है ना, ये दो मीन वैल्यू होती है, ये दोनों बराबर होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ प्रपोर्शन। अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ प्रपोर्शन की, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, एक सेकेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हो फोर्थ प्रपोर्शन में क्या है, तीन वैल्यूज होंगी आपकी इस तरह से, ए रेशियो बी प्रपोर्शनेट टू सी रेशियो, ठीक है। यहाँ पे x को फोर्थ प्रपोर्शन बोला गया है। अगर मैं बात करता हूँ आपको x की, तो x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू बी इंटू सी अपॉन ए, इस तरह से। तो फोर्थ प्रपोर्शन हमेशा तीन नंबर्स का निकलता है, तो आपको तीन नंबर्स यहाँ पे चाहिए, जैसे कि 4 रेशियो 4, 10 एंड 12 का अगर आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है तो दैट विल बी दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो b इंटू सी यानी कि 10 इंटू 12 अपॉन ए यानी कि 4, यानी कि x इज इक्वल टू 30। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एज सिंपल एज दैट, दिस इज कॉल्ड फोर्थ प्रपोर्शन। तो ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन एंड फोर्थ प्रपोर्शन। आगे चलें, अब बताएं, आगे चलें, जरा फटाफट से मुझको बताएं, इतना समझ में आ गया ना? फिर हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तब बात बनेगी। क्योंकि जब तक ये हमको नहीं पता कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, तो हम कितनी लाख प्रैक्टिस करते रहें तो भी बात नहीं बनेगी। बहुत से स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्वेश्चन हमसे बनते नहीं, क्वेश्चन हमसे बनते नहीं, उनका डायरेक्टली यही हमसे क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन सर बनते नहीं तो क्या करें। देखो क्वेश्चन नहीं बनते तो उसका तो एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपसे नए क्वेश्चन नहीं बन रहे, इसका मतलब क्या है, आपके बेसिक्स कहीं ना कहीं वीक है, यानी कि आपके बेसिक्स में ही कुछ ना कुछ कमी है, तो उसको सबसे पहले आप सही करें। दो तरह के, अगर आपके पास सामने डॉक्टर है, ठीक है, दो तरह के डॉक्टर हैं, एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, एक बहुत ही वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है, और एक दूसरा डॉक्टर है जो कि वेल क्वालिफाइड उतना नहीं है इसके कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली इसने ज़्यादा पढ़ाई करी होगी, इसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा पढ़ाई पे, और उसे ज़्यादा नॉलेज होगा। इस डॉक्टर को इतना नॉलेज नहीं होगा इसके कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली इस डॉक्टर को नॉलेज तो बहुत है लेकिन इसने अभी प्रैक्टिस नहीं करी है। अब देख तीसरा डॉक्टर है हमारे पास, एक डॉक्टर है हमारे पास, थर्ड डॉक्टर,
अभी डॉक्टर क्या है, वेल क्वालिफाइड है एज वेल एज ये एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, ये क्या है, वेल क्वालिफाइड है एज वेल एज वो एक्सपीरियंस्ड है। तो इसका जो फीस है, इस वाले डॉक्टर का जो फीस है वो कम होगा, इस डॉक्टर का फीस थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा, और ये वो जो डॉक्टर है ना, इसका फीस सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो वेल क्वालिफाइड है, यानी कि इसको बहुत आता है, इसको ज्ञान है बहुत, साथ में इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही आपको आती हैं। आपने इतना पढ़ा होगा इस डॉक्टर के बराबर, तो आपको थोड़ा कम आएगा, लेकिन आपने इतना पढ़ के थोड़ा प्रैक्टिस किया होगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा आएगा, यानी कि आपको एक्सपीरियंस होगा पेपर देने का। तो मेरा कहना ये है कि आप चीज़ों को देखो, चीज़ों को देखो क्या कह रहा है। बेसिक आपके थोड़े से वीक भी होंगे, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी और आप ज़्यादा स्कोर भी करोगे। अगर आप थोड़ा नॉलेज और गेन करोगे प्रैक्टिस के साथ साथ, तो आप ये वाले डॉक्टर बन जाओगे, और साथ में आप धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली साइड बाई साइड क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, यानी कि आपको एक्सपीरियंस भी है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्वेश्चन को देखने का। क्वेश्चन आप देखना चालू करोगे ना डेली बेसिस पे, उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप कहोगे कि क्वेश्चन मुझसे होते नहीं तो मैं करूँ ही क्यों, ये अगर माइंडसेट से करोगे तो क्वेश्चन फिर नहीं होगा। क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो देखो तो डेली क्या कह क्या रहा है, कभी ना कभी आप उससे फेमिलियर होगे, या उससे फेमिलियर होना शुरू हो जाओगे क्वेश्चन से। खासकर मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो आप जब डेली ऐसा करोगे तो आप ये वाले डॉक्टर जरूर बन जाओगे एक दिन। लेकिन बस उसके लिए आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ा है इस डॉक्टर की तरह, कम पढ़ा है लेकिन साथ में प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे। प्रैक्टिस भी नहीं करोगे तो फिर उतने ही जोन में आप रह जाओगे, 2-3 क्वेश्चन आप जो करते हो ना उसी जोन में रह जाओगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, साथ में साथ आपको एक्सपीरियंस भी गेन करना है। ऐसा नहीं एक ही दिन में हो जाएगा, चीज़ें चलती हैं धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप फिर सोचोगे कि मुझे ये भी नहीं आता था, तो आप सोचोगे कि अपने आप को एक तरह से सोचोगे कि मुझे तो बहुत कुछ नहीं आता था, अब तो मुझे बहुत कुछ आता है, लाइक दिस। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। एक सेकेंड, ये हैंग क्यों कर रहा है आज? क्योंकि मुझे स्टूडेंट का एक बार का सवाल नहीं है, वो हमेशा मतलब हर दूसरे दिन कोई ना कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि क्या करें सर, प्रैक्टिस। मैं कहता हूँ प्रैक्टिस कोई उसकी जड़ी बूटी नहीं है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के साथ आती है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको ये सवाल रटा दिया बता दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि वो दूसरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। लेकिन आप रेशियो प्रपोर्शन के अगर 50 सवाल कर लोगे ना, तो मेरा मानना ये है कि 51th जो क्वेश्चन आप करोगे तो आप कर ही लोगे, आपको फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 50 क्वेश्चन में आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे आप 51 जो टाइप का जो क्वेश्चन है, भले ही वो अलग कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, तब भी आप उसको कर लोगे। अगर आप लिमिटेड करोगे तो फिर नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। चलें इसके बारे में चर्चा कर लें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है इफ ए रेशियो बी is 3:5 and B ratio C is 9:10, then what will be the ratio of A ratio B ratio C? बताएं। मैं आपको 60 सेकंड का समय दे रहा हूं, जो कि मोर देन सफिशियंट रहेगा। तो देखते हैं कौन इसका आंसर मुझको बताएगा कमेंट सेक्शन में। हमको A रेशियो B दे रखा है और B रेशियो C दे रखा है, हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द A रेशियो B रेशियो C। बताएं जी। बताइए साहिल, प्रज्ञा, ऑल फिजिक्स, टेल मी व्हाट विल बी द A रेशियो B रेशियो C। हमको एक स्केल पे लेके आना है। दो अलग अलग बिखरी हुई चीजों को हमें एक जगह पे बांधना है। कैसे करें? ए और बी दो दोस्त हैं, बी और सी दो दोस्त हैं, दोनों जगह एक कॉमन दोस्त है, कौन? बी। यानी कि इसके हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स बोलते हैं। आपने सुना होगा टर्म म्यूचुअल फ्रेंड। ए और बी दो दोस्त हैं, बी और सी दो दोस्त हैं, तो ए और सी भी दोस्त बन जाएंगे किसके थ्रू? बी के थ्रू। यानी कि ए बी और बी सी को जोड़ेगा कौन? बी जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा सुने जरा। अगर ए और बी की बात करूं तो आप कहते हो दिस इज 3:5। बी और सी की अगर मैं बात करूं तो आप कहते हो 9:10। अभी जो म्यूचुअल फ्रेंड है ना बी, यही ए और सी को जोड़ पाएगा। कैसे जोड़ेगा? अगर बी की वैल्यू दोनों जगह सेम हो जाए
तो ए बी सी एक पटरी पे आ जाएंगे। एक पटरी पे तब आएंगे, एक लाइन पे तब आएंगे जब बी का वैल्यू सेम हो जाएगा। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है कि बी का वैल्यू सेम बनाया जाए। 5 और 9 को सेम कैसे बनाऊं? किससे मल्टीप्लाई करूं? ये तो आपको पता है, किसी भी रेशियो को मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/4 लिख सकता हूँ। मैं 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ तो 2 से डिवाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन रेशियो को दोनों जगह मैं कर सकता हूँ ऐसा। वैसे ही यहाँ पे मैं कुछ मल्टीप्लाई कर दूँ जिससे ये रेशियो सेम बन जाए। क्यों ना मैं इसकी मल्टीप्लाई इस रेशियो की 9 से कर दूँ और इस रेशियो की मल्टीप्लाई में 5 से कर दूँ, जिससे ये 9 इंटू 5 45, ये 9 इंटू 5 45 बन जाएगा। बी की हो जाएगी दोस्ती एक दूसरे से और ए बी सी तीनों एक पटरी पे आ जाएंगे। सुना मैंने क्या कहा? यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई करी तो 27, यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई करी तो 45, ये भी 45 बन जाएगा। यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करी तो 50 बन जाएगा। दोनों जगह बी हो गया हमारा 45, ए है हमारा 27, सी है हमारा 50। खत्म बात। तो आंसर विल बी 27/45/50। दिस विल बी आवर आंसर। 27 45 50, 27 45 50, ऑप्शन नंबर ए। बताएं, समझ में आई बात? ए और सी को किसने जोड़ा? इस म्यूचुअल फ्रेंड ने जोड़ा, क्योंकि बी ए का भी दोस्त है, बी सी का भी दोस्त है, लाइक दैट। ठीक है। अभी एक और सवाल आपके सामने आ रहा है जिसमें ए बी बी सी सी डी आ जाएंगे, यानी कि उसमें 4 चीजों को एक साथ जोड़ना है। तो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमसे कह रहा है ए बी का रेशियो ये, बी सी का रेशियो ये, सी डी का रेशियो ये। तो बताइए ए बी सी डी का क्या रेशियो हो जाएगा? तो जरा मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए जी, फटाफट से। क्रिस्टल क्लियर हो गया ना साहिल? बहुत ही बढ़िया। चीजें अगर समझ में आती हैं, क्रिस्टल क्लियर होती हैं, तभी मजा आता है आगे पढ़ने में। सवाल नंबर 2, ए बी सी डी का रेशियो बताएं। इसका एक मैं तरीका बताऊंगा, जबरदस्त तरीका है, बहुत ही जबरदस्त तरीका, कुछ भी नहीं करना है। किसी का आया आंसर बताएं? एनीवन? सुने, ए बी, एक तो तरीका वही है जो मैंने अभी पीछे किया कि ए बी में जो म्यूचुअल है उसको सेम बना दें, वैसे ही सी डी में सी को सेम बना दें, कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही रामबाण तरीका, ए बी सी डी, ए बी का रेशियो है 2/3, बी सी का रेशियो है 4/5, सी डी का रेशियो है 6/7। ऐसा है ना? क्या करें? कुछ नहीं करना आपको। जैसे 2/3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है ना, इस 3 को यहाँ भी लिखिए, इस 3 को यहाँ भी लिखिए। जो बीच में टर्म्स आ रही है 4 5, 4 के इधर क्या 4 लिखना है, 5 के इधर क्या 5 लिखना है, 6 के इधर क्या लिखना है, दोनों जगह 6 6 लिखना है। जैसे ही राइट में आपको प्लेस वैकेंट दिख रही है तो आपको इस वैल्यू को लिख देना है दोनों जगह। लेफ्ट में अगर वैकेंट दिख रही हैं चीज़ें तो आपको दोनों जगह ये वाली वैल्यू को लिख देना है जो लेफ्ट मोस्ट में है। बाकी जो दो जगह है ये है, लेफ्ट और राइट में अगर स्पेस वैकेंट है तो आपको इस वैल्यू को यहाँ पे लिखना है, इस वैल्यू को यहाँ पे लिखना है। बस इतना सा करते ही आपको यहाँ पे कर देनी है मल्टीप्लाई। जस्ट मल्टीप्लाई दीज नंबर, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए। 2 इंटू 4 इंटू 6 कितना हो गया? 4 2 जा 8, 8 इंटू 6 48, 4 इंटू 3 12 इंटू 6 72 72, and this will be 6 into 5 into 3 30 into 3 90, and this will be 15 into 7 105 105, राइट? क्या करें? क्या ये आंसर है? आंसर तो नहीं दिख रहा है। अभी ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है। कैसे? 3 से डिवाइड कर दें। अब आंसर दिख रहा है कहीं? अब आंसर दिख रहा है कहीं? 16 24 30 35, 16 24 30 35, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। तो मैं तो कहूँगा ये बेस्ट अप्रोच है।
क्योंकि इसमें आपको ना कुछ समझना है ना कुछ सोचना है, आपको डायरेक्टली इसको अप्लाई करें। राइट, समझ में आ गई बात सबको? फटाफट से बताएं, इज इट क्रिस्टल क्लियर ऑल ऑफ यू? एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको, जरा मुझको बताएं। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, जैसे कि ए बी आपको दे रखा है 1:2, बी सी आपको दे रखा है 4:3, और सी डी आपको दे रखा है क्या मान लें 7:5, ऐसा दे रखा है। तो बताइए A:B:C:D क्या हो जाएगा? इसी मेथड से आपको करना, इसी मेथड से आपको करना है, तो क्या हो जाएगा? बताइए। ए बी दे रखा है हमको 1:2, बी सी दे रखा है हमको 4:3, सी डी दे रखा है 7:5। क्या करना है आपको? इस 2 को दोनों जगह लिख देना है, इस 3 को इधर लिख देना है, 4 को इधर लिख देना है, बाकी 7 को दोनों जगह लिख देना है। समझ में आई बात? यहाँ पे वैकेंट प्लेस होंगी ना, जो जो भी आपको वैकेंट प्लेस दिख रही है, आपको इस नंबर को लिख देना है यहाँ पे। बीच में 2 टर्म्स हैं, लेफ्ट और राइट में वैकेंट प्लेस है, तो आपको 4 यहाँ पे लिखना है, 3 यहाँ पे लिखना है। अगर लेफ्ट में वैकेंट प्लेस है तो इस 7 को यहाँ पे लिख देना है दोनों जगह, लाइक दिस। अब करिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, तो बताएं कितना आएगा? 7 × 4 × 1 यानी कि 28, 7 × 4 × 2 यानी कि 56, और ये हो जाएगा 6 × 7 42, ये हो जाएगा 30। क्या ये और कैंसिल हो रहा है जी? हाँ बिल्कुल हो रहा है। 2 से हो रहा है 14, 2 से हो रहा है 15, 2 से हो रहा है 21, 2 से हो रहा है 28। तो फाइनल रेशियो हो जाएगा 14, दिख रहा है ना क्लियरली? 14 रेशियो 28:21:15, यानी कि ABCD का जो रेशियो हो जाएगा तो ये हो जाएगा। मेथड समझ में आना चाहिए, फिर बाकी क्वेश्चन कुछ भी हो। ठीक है ना? चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है सवाल, इसको जरा देखें। बहुत ही बेहतरीन रेशियो प्रपोर्शन का ये क्वेश्चन कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 225। 2 नंबर है जिनका प्रोडक्ट है 225। अब कह रहा है द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5। दोनों नंबर्स के बीच का जो रेशियो है 3:5, यानी कि 3:5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर। दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि दोनों के बीच का जो अंतर है, वो हमको बताना है। यहाँ पे हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। क्या कह रहा था? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 225 एंड द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर्स। कैसे करें? तरीका देखिए, अगर 2 नंबर हैं ए और बी, उनके बीच का रेशियो है 3:5। कह रहे दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। नीचू कुमार कह रहे हैं सर 3x एंड 5x मान के चलेंगे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 3x एंड 5x मान के चलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको मैं मान लेता हूं लेटर नंबर भी 3x एंड सेकेंड नंबर इज 5x। बहुत सही। तो दोनों को अगर प्रोडक्ट करूंगा, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 225 के बराबर आना चाहिए। इस तरह से 225 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से 15x² हो जाएगा ये, और यहाँ से आप x² का वैल्यू निकाल सकते हो। तो वैल्यू ऑफ x² विल बी 225/15। और स्क्वायर है तो सर यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। जब भी स्क्वायर हटता है तो सामने अंडर रूट आ जाता है, तो यानी कि दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 50। तो x का वैल्यू हो गया अंडर रूट ऑफ 50। पूछ क्या रहा है हमसे? पूछा डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर। एक नंबर है 3x, एक नंबर है 5x, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा?
डिफरेंस विल बी 5x माइनस 3x, यानी कि 2x। 2x का मतलब क्या, x का मतलब है अंडर रूट ऑफ 15, अंडर रूट ऑफ 15, यानी कि 2√15 विल बी द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, राइट, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं बहुत ही बेसिक लेवल के, तो जैसा एग्जाम है वैसा ही हमें पढ़ना है, एग्जाम को फोकस करके, एग्जाम को टारगेट करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है ना वैसा नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। ऐसे ही मुझको आप लोग रिप्लाई करते रहें, क्योंकि जब यहाँ पे इंटरेक्शन होता है तभी मजा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा सवाल आपके सामने कह रहा था सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:4, यानी कि यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 लोगों की सैलरीज के बारे में चर्चा हो रही है। कह रहा है जो 3 लोग हैं उनकी जो सैलरी है वो इस रेशियो में है 1:3:4। कह रहा है इफ द सैलरीज आर इंक्रीज बाई 5%, 20% एंड 25% रेस्पेक्टिवली, देन द इंक्रीज सैलरी विल बी इन द रेशियो ऑफ व्हाट। कह रहा है जो बढ़ी हुई सैलरी है, जो इंक्रीज सैलरी है वो कितना होगी, उनका जो रेशियो है वो कितना हो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यानी कि 3 लोगों की सैलरी हमको दे रखी है, पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। इनकी जो सैलरी है उनके बीच का जो रेशियो है, यानी कि कहें अनुपात है, वो 1:3:4 ऐसे दे रखा है। कह रहा है इफ द सैलरीज इज इंक्रीज बाई 5%, अगर सैलरी को मैं 5% से बढ़ा देता हूँ ए की, और बी की सैलरी को मैं 20% से बढ़ा देता हूँ, और सी की सैलरी में 25% से बढ़ा देता हूँ, तो हमसे पूछा गया है बताएं जो नई जो सैलरी है उसका क्या रेशियो होगा। कह रहे हैं कि यहाँ पे सर x 3x एंड 4x मान ले। बिल्कुल हम x 3x 4x मान सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है हमें x ना मान के भी क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ उसको आप उसी तरीके से करें, थोड़ा सा स्मार्ट वे में। थोड़ा सा अगर मैं इसको मैं थोड़ा स्मार्ट वे लगा दूं, क्या हम कर सकते हैं जरा ध्यान से सुने। आपको पता है 5%, 20% और 25%। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो क्या करें, सबसे पहली बात है आपको रेशियो दे रखा है, उसको इंक्रीज निकालना है और उनका फिर रेशियो निकालना है। एक्स मान के करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी और थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आंसर उससे भी आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्मार्ट वे में करूँ। अगर इस रेशियो को अगर मैं 1:3:4 की अगर बात करूँ, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इसका जो मनी है वो 1,000 रुपये है, 3,000 रुपये है, ये 4,000 रुपये है। रेशियो कैसे बनता है, रेशियो तब बनता है ना जब एक किसी कॉमन टर्म से हम तीनों को कैंसिल आउट करते हैं, तभी तो एक रेशियो बनता है। तो यानी कि एक मान लेता हूं मैं, लेट्स से इट इज 1,000, इट इज 3,000, इट इज 4,000। ठीक है, 1,000, 3,000, 4,000। अब इसकी सैलरी में 5% का इजाफा हुआ है, 5% का इंक्रीमेंट हुआ, तो मैं क्या करूंगा 1,000 का 5% निकालूंगा और 1,000 में दोबारा से उसको सम कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो उसकी नई सैलरी आ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा करना पसंद नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ 1,000 का डायरेक्टली 105% निकाल लेता हूँ। 105% क्यों निकाला, क्योंकि जो ओरिजिनल सैलरी है ना वो खुद में 100% है, हर चीज़ खुद में 100% होता है। अगर उसमें कुछ चीज़ इंक्रीज किया गया है, यानी कि 5% इंक्रीज किया गया है, तो 105% निकालिए उसका। अगर 5% डिक्रीज किया गया तो 100 में 5 को माइनस करिए, यानी कि उसका 95% निकालिए। हाँ, 1 + 0.05 करेक्ट, ऐसा ही हम करेंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ अगर परसेंटेज का आप यूज़ करोगे ना, परसेंटेज का, तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें कितनी बेहतरीन होती है। यानी कि उसका आप डायरेक्टली 1,000 का 105% निकालो। 105 क्यों, 100% तो यही हो गया जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है, बाकी इसी का ही 5% इंक्रीमेंट, यानी कि 105% निकालें तो डायरेक्टली हमारी जो इंक्रीज सैलरी है वो निकल के आ जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 3,000 का 120% निकालूँ, क्योंकि 20% से सैलरी उसकी
बढ़ गई है। यहाँ पे देखिए 4,000 का 125% निकालो कि जो इंक्रीज सैलरी है ना, जितनी भी परसेंट इंक्रीज सैलरी है उसको मैं 100 में प्लस कर रहा हूँ। 100 में प्लस किया 25 तो 125, 100 में प्लस किया 20 तो 120, 100 में प्लस किया 5 तो 105। अब इनके बीच का रेशियो निकालना तो बहुत आसान है। रेशियो में कभी भी कैलकुलेशन मत करिए, कैलकुलेशन करोगे तो फिर कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने ही कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो रेशियो में कभी भी कैलकुलेशन नहीं करिए, ऐसे ही लिखिए। आप देख रहे हो 100 तो कैंसिल हो रहा है बाकी अगर ऊपर देखा जाए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 से कैंसिल मैं कर सकता हूँ क्या? क्या मैं यहाँ पे 2 से कैंसिल कर सकता हूँ या 3 से कैंसिल कर सकता हूँ? बताएं जरा, थोड़ा सा सोच के बताएं या 5 से करूँ, बताइए। अगर ध्यान से देखें तो मैं 5 से इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 5 2 जा 5 बन जाए, लाइक दिस। तो दिस विल बी 21 रेशियो 24 इंटू 3, 72 रेशियो 100। तो आंसर आ जाएगा 21:72:100, यानी कि 21 रेशियो 72 रेशियो 100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 5 से कर सकते हैं 3 इंटू 1.2, हाँ करेक्ट, 3 इंटू 1.2 राइट। यहाँ पे हम 1.2 भी कर सकते थे, बात वही, आप 100 से अगर इसको डिवाइड करोगे ना तो 1.2 ही आएगा। बात एक ही है, समझ में आ गया? चीज़ें समझ में आनी चाहिए, करने के बहुत से तरीके हैं। कान ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी घुमा के पकड़ सकते हैं, सेम चीज़ है। तो हम तो सीधे तरीके से पकड़ेंगे जिससे आसानी से हमारा सवाल बन जाए। ठीक, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन इंतजार कर रहा है आपका। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है बॉय हैज अ फ्यू कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। यानी कि एक लड़का है, उसकी जेब में कुछ सिक्के पड़े हैं। कौन कौन से सिक्के? 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के कॉइन्स उसकी जेब में पड़े हैं। इन द रेशियो 1:2:3, यानी कि जो उनकी संख्या है, यानी कि 50 पैसे के जो कॉइन है वो अगर एक है तो 25 पैसे के कॉइन उसके पास 2 होंगे और 10 पैसे के कॉइन उसके पास 3 होंगे। यानी कि इस रेशियो में कॉइन उसकी जेब में पड़े हैं। कह रहे द टोटल अमाउंट ऑफ द कॉइन इज ₹6.50। अगर उनका जो अमाउंट है वो जोड़ा जाए तो कुल मिला के 6.5 रुपीज, यानी कि 6.5 रुपए बन जाते हैं। पूछ रहा है द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे ये हमको बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको सही तरीके से करें तब। बताइए क्या कर सकते हैं। हमको जो अमाउंट है ना वो दे रखा है, अमाउंट कितना है? 6.5 रुपीज जो अमाउंट है हमारा वो रुपीज के अंदर दिया गया है। ये अमाउंट को कैसे मैं बना सकता हूँ? वो अमाउंट बन रहा है 50 पैसे के कॉइन से, 25 पैसे के कॉइन से और 10 पैसे के कॉइन से। ये जो अमाउंट है रुपीज के अंदर है, बाकी जो कॉइन है हमारे वो पैसे में, पैसे दे रखे हैं। अगर मैं मान लूँ जो कॉइन है हमारे दैट इज x, 2x and 3x, let the number of coin be, let the number of coin be, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त नीचू, बहुत ही बढ़िया। let the number of coin be, number of coin be 1x यानी कि x, 2x and 3x। ठीक, बहुत ही शानदार इक्वेशन बनाया है। तो यानी कि अगर कॉइन को मैंने मान लिया x, 2x और 3x, तो 50 पैसे के जो कॉइन है, 50 पैसे के जो कॉइन है उनका जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? सुने जरा, 50 पैसे हैं, एक कॉइन का कीमत 50 पैसे है, वैसे ही x नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो 50 पैसे के जो कीमत हो जाएगा दैट विल बी 50x। राइट, मैं पैसे में अगर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो अमाउंट है हमारा 6.5 रुपीज़ है, क्यों ना मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 650 पैसे बन जाएंगे। 6.5 रुपीज़ इक्वल टू 650 पैसे। अगर 50x वैल्यू है 50 पैसे के कॉइन की और
25 पैसे के कॉइन की अगर मैं कीमत पूछूं तो आप बोलोगे 25 एक कॉइन की कीमत। वैसे ही 2x कॉइन है, वी हैव 2x नंबर ऑफ कॉइन्स। ऐसे ही 10 पैसे की बात कर बताइए, 10 पैसे के कॉइन कितने हैं, 3x, और एक कॉइन की कीमत है 10 पैसे। तो इन सबको प्लस कर दीजिए, तो मेरा टोटल अमाउंट 650 पैसा बन जाएगा। एक्स का वैल्यू निकालिए। एक्स का वैल्यू निकालने पे हमको पता लगेगा कि 50 पैसे के कितने कॉइन, क्योंकि 50 पैसे की जो कॉइन है वो एक्स, दिस विल बी 50x, 50x एंड 30x, 130x, यानी कि 5 टाइम्स। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। हाँ करेक्ट, राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो 50 पैसे के कितने कॉइन, 5 कॉइन यहाँ से निकल के आ जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बना है, अभी CSR नेट के एग्जाम में भी आया है, पिछले कुछ साल में एक ऐसा क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आते रहते हैं। कभी नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ लेगा कितने हैं, कभी अमाउंट पूछ सकता है। तो क्वेश्चन तो चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहता है, यानी कि टोटल जो अमाउंट है अलग अलग टाइप के कॉइन्स का, उनको प्लस करना है और टोटल अमाउंट के बराबर रख देना है। तो ये था 5वां सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्या कहता है वो क्वेश्चन। ये देखिए, इस सवाल को जरा पढ़े ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, कह रहा था स्टूडेंट इन 3 क्लास आर इन द रेशियो 2:3:5, यानी कि जो स्टूडेंट है 3 क्लासेस में जो स्टूडेंट है इस रेशियो में, इफ 20 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन ईच क्लास द रेशियो चेंजेस टू 4:5:7। यानी कि एक क्लास है ए, एक क्लास बी, एक क्लास सी, इसमें जो बच्चे हैं उनका रेशियो है 2, 3, 5। अगर हर एक क्लास में 20-20 बच्चों को मैं और बैठा दूं तो नया रेशियो अब हो जाएगा 4:5:7। कितना, 4:5:7। ऐसा हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज, यानी कि इनिशियली कितने स्टूडेंट्स वहां पे क्लास में थे। बताएं कैसे करें, क्या मैं इसको एक्स करके करूं या मैं किसी और तरीके से, एक्स से भी कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप अच्छे से अच्छे मेथड से करें, क्योंकि वहां पे 4 ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं और ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप ऐसे मेथड से करें, क्योंकि आप आपके स्टेप के नंबर थोड़ी मिलते हैं स्कूल की तरह। स्कूल में तो स्टेप के नंबर मिलते हैं कि आप ऐसा ऐसा कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो आपको करेक्ट आंसर के नंबर मिले। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इनिशियली 2:3:5 है, 20-20 बच्चे अगर यहाँ पे बढ़ गए, 20-20 स्टूडेंट यहाँ पे अगर बढ़ गए, तो नया रेशियो हो जाएगा 4:5:7। हाँ जी, दूसरी तरीके से इसको करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे, अगर रेशियो में इंक्रीमेंट देखोगे तो 2 से 4 हो गया है, ये 3 से 5 हो गया है, 5 से 7 हो गया है, यानी कि 2 से 4 यानी कि 2 का गैप, 3 से 5 यानी कि 2 का गैप, 5 से 7 यानी कि 2 का गैप। तो ऑब्वियसली अगर इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ाया गया है तो जो गैप है वो इक्वल तरीके से ही बढ़ेगा, यानी कि जो बीच का जो गैप है वो 2-2 का है, हर जगह 2-2 का गैप है। तो यहाँ से ये तो हमें समझ में आता है कि जो 2 है ना, 2 की जो वैल्यू है दैट इज इक्विवेलेंट टू, नॉट इक्वल टू, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट टू 20 स्टूडेंट्स। यानी कि जो रेशियो में जो इंक्रीमेंट आया 2 का, वो किसकी वजह से आया, 20 बच्चों के बढ़ने की वजह से आया। यहाँ पे जो इंक्रीमेंट आया है 2 का, वो किसकी वजह से आया है, 20 बच्चों के बढ़ने की वजह से आया है। देन 2 विल बी इक्विवेलेंट टू 20, देन 1 विल बी इक्विवेलेंट टू 20/2। इसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। यूनिटरी मेथड आप बचपन से करते हुए आए हैं, अगर 20 केले इतने के हैं तो एक केला कितने का होगा, तो 40 केले कितने के, इस तरह। 2 का वैल्यू 20 तो 1 का वैल्यू 20/2, यानी कि 1 इज इक्विवेलेंट टू 10 स्टूडेंट्स, 1 इज इक्विवेलेंट टू 10 स्टूडेंट्स। 1 का मतलब जब 10 है
तो 2 का मतलब क्या, 1 का मतलब जो 10 है, तो 2 का मतलब क्या, 10 इंटू 2 यानी कि 20। 3 का मतलब क्या, 3 इंटू 10 यानी कि 30। 5 का मतलब क्या, 5 इंटू 10 यानी कि 50। क्या पूछ रहा है, ओरिजिनली द नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज, शुरू में कितने स्टूडेंट्स थे, 20 प्लस 30 प्लस 50 यानी कि 100। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। बात समझ में आया? राइट, सो दिस इज द राइट अप्रोच फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसका भी सवाल का जवाब दूंगा जब ये बीच का जो गैप है ये इक्वल नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है, गैप इक्वल नहीं होता है, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जोड़ा गया हर जगह, लेकिन जो बीच का जो गैप है ना वो 2 2 2 नहीं है, कुछ अलग है, जैसे 2 1 2 ऐसे कुछ है, अलग अलग डिफरेंट है। तब हम क्या करेंगे, तब हम इस रेशियो को इक्वल बनाएंगे। रेशियो को इक्वल बनाने का भी एक तरीका है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करना है। हाँ, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेंगे इस चैनल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए जरा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा था रेशियो बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 6:5। एक क्लास के अंदर लड़के और लड़कियों का रेशियो 6:5 है। इफ 8 बॉयज join the class and 2 girls leave the class, then the respective ratio becomes 11:7। यानी कि एक क्लास के अंदर रेशियो जो है बॉयज का और गर्ल्स का वो 6:5। अगर 8 लड़के यहाँ पे आ जाते हैं और 2 लड़कियां यहाँ पे क्लास से चली जाती हैं, तो जो नया रेशियो है वो कह रहा है 11:7 बन जाएगा। देन द न्यू रेशियो विल बी 11:7। मे बी 44, ऑप्शन नंबर सी। अभी देख लेते हैं। हाँ, ये जो रेशियो इन प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर मिल जाएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स इसमें मिल जाएगा। तो रेशियो एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसका यूज हम अलग अलग टॉपिक्स में कर सकते हैं। तो 244 चलें देखें। क्या कर सकते हैं, सही तरीका तो ये रहेगा कि हम इसको एक्स कंसीडर कर लें, क्योंकि यहाँ पे इक्वल चीज़ नहीं जोड़ी गई है, यहाँ पे 8 जोड़ा गया है तो 2 स्टूडेंट निकल गए, ऐसा कॉन्सेप्ट है। क्या करें, कह रहा है हमसे अगर यहाँ पे बॉयज 6x है शुरू में, उसमें 8 लड़के और आ गए हैं, ये तो बॉयज़ का रेशियो है, और नीचे हम लगा देंगे गर्ल्स का रेशियो। और नीचे गर्ल्स में क्या हुआ है, इनिशियली 5x गर्ल्स थी, उसमें से 2 लड़कियां चली गई बाहर। अब ऐसा करने पे जो नया रेशियो बनता है वो 11:7 बनता है। न्यू रेशियो इज 11:7। इसको आप सॉल्व करोगे, एक्स का वैल्यू निकालोगे। क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास नाउ। अब क्लास में कितनी लड़कियां बची। इसका मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा बाई ऑप्शनल मेथड। ऑप्शनल मेथड से भी आप इसको कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास नाउ, यानी कि क्लास में कितनी लड़कियां हैं, यानी कि इसका वैल्यू पूछ रहा है। जब 2 लड़कियां चली गई तो पहले एक्स का वैल्यू बताएं, क्रॉस मल्टीप्लाई 42x 56 55x minus 22। So this will be 56 minus 56 plus 22 78, and this will be 13 यानी कि 6। x का वैल्यू 6 आ गया, तो इनिशियली कितनी लड़कियां थी, इनिशियली थी 5x। 5x का मतलब 5 इंटू 6 यानी कि 30। ये तो इनिशियली थी ना, लेकिन जब 2 लड़कियां चली गई वहां से तो कितनी बची, 28। ये तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास नाउ। जब 2 लड़कियां चली गई तब लड़कियां कितनी बची, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो ए हो जाएगा आंसर। हाँ जी, क्लियर। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 28, नॉट 44।
अब जरा एक बात सुने मेरी, इसको हम ऑप्शनल मेथड से कैसे कर सकते हैं। ये कह रहा है कि जो लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है 6:5 है, और 8 लड़के इसमें और आ गए, और कह रहा है यहाँ पे 2 लड़कियां और यहाँ से निकल गई। तो कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास नाउ, अब लड़कियां कितनी है क्लास के अंदर। तो हम और कैसे कर सकते हैं इसको, मैं मान लूँ अगर लड़कियां 28 हैं ऑप्शनल मेथड से, क्योंकि हर जगह ऑप्शनल मेथड कारगर नहीं होता है, बहुत जगह होता है, बहुत जगह नहीं भी होता है, तो आपको पता होना चाहिए कब उसको लगाना चाहिए कब उसको नहीं। अगर मान लूँ मैं नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी 28, ये तो अब की है ना, कह रहा है ना कि अब लड़कियां कितनी बची। इनिशियली कितनी थी लड़कियां, इनिशियली कितनी थी, 2 ज्यादा थी, क्योंकि 2 निकाल दी गई तभी तो 28 बची, तो इनिशियली 2 ज्यादा होंगी यानी कि 30। इनिशियली 30 लड़कियां हैं, और बॉयज और गर्ल का रेशियो हमको दे रखा है 6:5, जिसमें से 5 का मतलब क्या, 30 लड़कियां। यहाँ से नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकता हूँ मैं। आई कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉयज, कितने हो जाएंगे, 5 का मतलब जब 30 है तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 36। 5 का मतलब 30, 5 को 30 कैसे बना सकता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई करके, वैसे ही 6 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी कि देयर विल बी 36 नंबर ऑफ बॉयज। 36 लड़के 30 लड़कियां। अब इन 36 लड़कों में से 8 लड़के और ऐड कर दिए गए, तो 36 + 8 कितना हो जाएगा, 44। और इनिशियली लड़कियां कितनी थी यहाँ पे, 28। क्या इनका रेशियो कितना आ रहा है, इनका रेशियो कितना आ रहा है, 11:7। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 11:, दोनों में सेम आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा। ये तो हमको पता था कि ऑप्शन नंबर ए आंसर है, कोई जरूरी नहीं है ए आंसर हो, हमेशा हो सकता है डी वाला आंसर हो, तो आपको तीनों ऑप्शन यहाँ पे करने पड़ेंगे। अगर इस मेथड से आप करोगे ना, तो यहाँ पे देख रहे हो टाइम लग जाएगा, यहाँ पे आपको समय लग जाएगा ऑप्शनल मेथड में। तो पता होना चाहिए ऑप्शनल मेथड कहाँ पे लगाएं, कहाँ पे उसको अवॉइड करें। तो अवॉइड करोगे तो आप फिर इस मेथड से करोगे। समझ में आ गई बात, इस तरह। तो यहाँ पे ऑप्शनल मेथड का यूज ना करें। अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क में, जिसका आपको आंसर करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि व्हाट विल बी द राइट चॉइस। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। करने का एक तरीका है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, वो क्या तरीका है, पहले क्वेश्चन देख लें। कह रहा द कंटेंट्स ऑफ 2 वेसल कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क, मिक्सचर का क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन ऑफ मिक्सचर, यानी कि यहाँ पे 2 चीजों को मिलाया गया है, वाटर को और मिल्क को। जो दूध वाला है, जो मिल्क मैन है, ऐसा काम करता है कि मिल्क और पानी को, मिल्क और वाटर को एक साथ मिला देता है, तो कुछ वैसा ही क्वेश्चन। द कॉन्टेंट ऑफ 2 वेसल कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क, तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहें, बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहें कि दे क्या रखा है, पहले वाटर दे रखा है या मिल्क, इससे गड़बड़ हो जाती है आंसर में बहुत बार। तो वाटर दे रखा है और बाद में दे रखा है मिल्क। कह रहा है वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो 1:2 है पहले वेसल में, एक दूसरा वेसल है वेसल नंबर 1, एक वेसल नंबर 2, यानी कि एक कंटेनर 1 है कंटेनर 2 है, तो इसमें रेशियो है 1:2 और इसमें रेशियो है 2:5। आर मिक्स इन द रेशियो ऑफ 1:4, तो दोनों वेसल का जो लिक्विड है, यानी कि दोनों वेसल का जो मिक्सचर है, उसको 1:4 में मिलाया गया है। यानी कि अगर मैं साइड में लिखूं इस तरह से, वेसल 1 का जो भी मिक्सचर है और वेसल 2 का जो भी मिक्सचर है, उसको 1:4 में मिलाया गया है। यानी कि वेसल 1 से 1 लीटर उठाया गया है, तो वेसल 2 से 4 लीटर उठाया गया है। इसको एलिगेशन एंड मिक्सचर से सॉल्व कर सकते हैं, इसको एलिगेशन मेथड से हम बिल्कुल सॉल्व कर, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको हम एलिगेशन मेथड से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको। लेकिन अभी मैं नॉर्मल मेथड आपको बताता हूँ, सुनिए। दोनों वेसल का जो वाटर और मिल्क का जो रेशियो, दैट इज 1:2 एंड 2:5, आर मिक्स इन द रेशियो ऑफ 1:4, 1:4 के मिक्सचर में बनाया गया है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से हम क्यों नहीं करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा, उसका भी एक रीजन है, हर चीज का एक रीजन है। एलिगेशन मेथड क्यों नहीं करेंगे, सुने। अगर मैं बात करूं वेसल 1 वेसल 2 की, एक काम करता हूं,
इसको मान लो 1 लीटर वाटर है, 2 लीटर मिल्क है, टोटल मिला के 3 लीटर। वैसे ही 2 लीटर वाटर है, 5 लीटर मिल्क है, दोनों मिला के 7 लीटर ये हो जाए। पहला काम मेरा ये है, क्या मैं दोनों वेसल के जो मिक्सचर है उसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को इक्वल बना लूँ। क्वांटिटी को इक्वल बनाने के बाद मैं उसको 1:4 की फॉर्म में लिख दूँ। 1:4 की फॉर्म में अगर दोनों हो जाएगा, यानी कि दोनों की जो क्वांटिटी है 1:4 की फॉर्म में हो जाएगी, तब दोनों के लिक्विड्स को मैं प्लस कर दूंगा, वाटर को वाटर की जगह, मिल्क को मिल्क की जगह। क्या कह रहा हूं मैं, सुने। क्योंकि अभी तो 1 रेशियो का फॉर्म नहीं दिख रहा है आपको, ये 3:7 दिख रहा है, हमको 1:4 बनाना है। तो क्या तरीका है उसका, सबसे पहले मैं ऊपर वाले रेशियो को इस 7 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे वाले रेशियो को इस 3 से मल्टीप्लाई करूं। इससे आपका जो क्वांटिटी है वो बराबर हो जाएगा एकदम। कैसे, सुनिए जरा। इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 7 आया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 14। इसको 3 से किया तो 3 6, 5 3 15। तो देखो कितना आ गया टोटल, 7 14 21, 15 और 6 21, दोनों इक्वल बन गया, दोनों की जो क्वांटिटी है वो बराबर बन गई। अब इसको 1:4 की फॉर्म में बनाना है। अगर इसको 1 मान लें, इसको अगर इसके 4 टाइम्स करना है तो इसको 4 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस रेशियो को 4 से और मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 24 और 7। मैं अगर साइड में लिखूं वाटर और मिल्क का जो नया रेशियो है दैट इज 7:14, जो येलो वाला है वो, एंड 24:60। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो गया, 7 14 21, 24 और 60 84। अब ये दोनों 1:4 की फॉर्म में आया कि नहीं, 21:84 इज इक्विवेलेंट टू 1:4। अब दोनों को मिला दिया, 7 लीटर पानी में 24 लीटर पानी मिलाया गया तो 31 लीटर वाटर बन गया। मिल्क को मिल्क की जगह जोड़ दिया जाए तो 74 लीटर यहाँ पे मिल्क बन गया, यानी कि रेशियो विल बी 31:74। दोनों तरह के मिक्सचर को, दोनों तरह के वेसल 1 और वेसल 2 के मिक्सचर को मिलाया गया अगर 1:4 में, तो फाइनली हमारे पास वाटर और मिल्क का रेशियो आ जाएगा 31:74। 31:74 आ जाएगा। बताइए जी, समझ में आई बात, एकदम धांसू क्वेश्चन है कि नहीं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। कभी भी ऐसा कहता है कि दो अलग अलग टाइप के मिक्सचर है, उनको हमको इस रेशियो में बनाना है, इस रेशियो में मिलाना है। सबसे पहले आप उनकी जो क्वांटिटी है, रेशियो का जो क्वांटिटी है उसको इक्वल कर दो। उसको इक्वल कर दिया, उसके बाद उस रेशियो में हम कन्वर्ट उसको कर सकते हैं। अगर 1:4 कह रहा है तो नीचे वाले जो रेशियो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 1:4 की फॉर्म में ले आइए, क्योंकि रेशियो को मैं कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूँ दोनों जगह। अब आपका सवाल ये था कि क्या हम इसको एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं, कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन विद एलिगेशन मेथड। आंसर तो है यस, आंसर तो नो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन इसको नहीं करेंगे क्योंकि वो मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। एलिगेशन मेथड वैसे तो बहुत छोटा है, सस्ता है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटीज उस फॉर्म में नहीं दी। क्या कहता है वो मेथड, एक ये है रेशियो, एक ये रेशियो, यानी कि अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर का फ्रैक्शन बताइए, तो आप बोलोगे वाटर है 1 और टोटल है 1+2 यानी कि 3। तो पहले वाले मिक्सचर में वाटर का फ्रैक्शन है 1/3। सेकेंड वाले में वाटर का फ्रैक्शन बताइए तो आप बोलोगे 2/7। वाटर है 2 और टोटल है 7। तो मैं कहूँगा आपसे 1/3 वाले वाटर के फ्रैक्शन में 2/7 वाला वाटर मिलाया गया, यानी कि ए वाले मिक्सचर में, ए वाले वाटर में बी वाला वाटर मिलाया गया तो इस फ्रैक्शन वाला वाटर बना। लेकिन ये जो क्वांटिटी है ना, ये तो हमको दी नहीं है, ये तो हमको गिवन नहीं है। यही हमको निकालना है कि ये किस फ्रैक्शन में यहाँ पे वाटर होगा। लेकिन नीचे हमको ये दे रखा है कि जो फाइनली हमने 1:4 में ए और बी को मिलाना है। ए और बी का जो रेशियो होना चाहिए दैट मस्ट बी 1:4। एक सेकेंड, दिख नहीं रहा होगा। दैट मस्ट बी 1:4। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे एलिगेशन मेथड, क्या कहता है एलिगेशन मेथड, सुने जरा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ये होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ये होता है। ऐसे कॉन्सेप्ट को हमें आगे प्रोसीड करना है। कैसे करें, जैसे कि 1/3 माइनस एक्स है, इन दोनों का डिफरेंस अगर निकाला 1/3 माइनस एक्स का, अपॉन इनका रेशियो निकाला, यहाँ पे मैंने किया x - 2/7। देखो जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करना है, इस बात का ध्यान देना है। दैट इज इक्वल टू, इन दोनों का जो डिफरेंस निकाला हमने वो 4 के इक्वल हो जाएगा।
इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर तो वही आएगा। x का वैल्यू निकाल के देखो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी व्हाट 1/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2/7 यानी कि 8/7। तो x इधर आ जाएगा तो 5x हो जाएगा और 8/7 इधर आ जाएगा तो प्लस का 8/7 हो जाएगा। सो दिस विल बी, एलसीएम लीजिए, 21 एलसीएम हो गया तो ये जाएगा 7 + 3। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है तो एडजस्ट कर लीजिए। तो x का वैल्यू कुछ ऐसा आ रहा है 31/105। तो आपका आंसर आ ही गया लगभग, क्योंकि ये क्या है, ये रिजल्टेंट वाटर का फ्रैक्शन है, यानी कि यहाँ पे जो वाटर का x का वैल्यू दैट इज 31/105। यानी कि पानी कितना है 31, और टोटल जो क्वांटिटी है वो नीचे है, दिस इज वाटर प्लस मिल्क, ठीक है। वाटर प्लस मिल्क है 105, जिसमें आपका जो वाटर है दैट इज 31, बाकी का बचा हुआ मिल्क होगा, यानी कि 105 माइनस 31 यानी कि दिस विल बी 74। तो वाटर और मिल्क का जो रेशियो हो जाएगा दैट विल बी 31/74। तो हम कर तो सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे। जब भी मीन यानी कि बीच की वैल्यू हमें बतानी होती है ना, तब एलिगेशन का मेथड हम अवॉइड करते हैं। जब हमको नीचे के रेशियो पता करने होते हैं तब एलिगेशन को यूज करते हैं। लेकिन हाँ, एलिगेशन मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द मिक्सचर्स। जब भी क्वांटिटी की बात करते हैं या मिक्सचर्स की बात करते हैं तो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा कारगर है, एलिगेशन मेथड। लेकिन जब बीच की वैल्यू, मीन वैल्यू निकालनी पड़ती है हमको, तब मैं इसको अवॉइड करता हूँ क्योंकि फिर ऐसा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहूँगा आपको इस मेथड से आप इसको करें, ये जो मेथड मैंने आपको बताया इस समझ में आ गया। लेकिन दोनों चीज़ें बताएं, एलिगेशन के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जल्दी क्योंकि एलिगेशन मेथड ना केवल मिक्सचर के क्वेश्चन में लगता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में लग सकता है, रेशियो और आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, बहुत जगह हो सकता है। एलिगेशन एक चैप्टर नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत जगह हम यूज़ कर सकते हैं। बताएं जरा, ये चीज़ किस तरह क्लियर हो गई बात? एक बार को अगर एलिगेशन नहीं हुआ है क्लियर तो इट्स ओके, इसको मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा और इसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा। ये चीज़ समझ में आ गई? एलिगेशन बेसिकली क्या है, इस चीज़ को इस चीज़ में मिलाया जाए तो रिजल्टेंट क्या चीज़ बने, बस इसी पे बेस्ड ये टॉपिक। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपको होमवर्क के लिए मुझे देना था, तो इसको आप लीजिए, दिस इज योर होमवर्क, और इसका मुझे आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आप आंसर देना, जो भी आंसर आ रहा है विद ऑप्शन, ठीक है। इसको करिए। तो आज के लिए बस इतना ही रेशियो और प्रपोर्शन में, और प्रैक्टिस करते रहिए। और इन क्वेश्चन की जो सीरीज हमारा चल रहा है CUET के लिए, चाहे वो हमारे एस्पिरेंट्स हो UG के, चाहे PG के, चाहे आप CSR नेट का या गेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, सारा का सारा टॉपिक हर जगह आता है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी वैराइटीज ऑफ प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, that will be more helpful to you, right, for your preparation also। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के साथ सेशन को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं कल सेम टाइम पे, यानी कि 1 बजे आप यहाँ पे आ जाइएगा और क्लास का लीजिए मज़ा, क्योंकि मज़े मज़े में जब कोई क्लास होता है तभी अच्छा लगता है और तब पढ़ने में भी मज़ा आता है ठीक है, तो एक बर्डन की तरह लेना है इसको। अच्छा खासा अभी आपके पास टाइम है, अभी से करोगे थोड़ा थोड़ा तो तब तक आप एकदम से प्रो हो जाओगे। तो दैट्स इज फॉर टुडे, थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग द सेशन, लेट्स मीट टुमारो एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।